मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि आने वाले टाइम पे कौन कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स बढ़ सकते हैं और कौन कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स गिर सकते हैं। पीएम मोदी जी ने ये संडे को एक भाषण दिया था, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, जिसकी वजह से मार्केट ने मंडे को एक जबरदस्त करेक्शन दिखाया। ये करेक्शन बहुत तगड़ा करेक्शन है आफ्टर दिस स्पीच, जहां पे उन्होंने वर्क फ्रॉम होम करिए, बाहर जो है घूमने कम जाइए या नहीं जाइए, पेट्रोल डीजल कम खर्च हो इसलिए वर्क फ्रॉम होम प्रेफर करिए, गोल्ड मत लीजिए 1 साल तक के, ऐसी तरह की अपीलें, टोटल 6 या 7 अपीलें इस तरह की। अंकिल लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में तो आ रहा था कि देशभक्ति दिखाओ देशभक्ति दिखाओ, लेकिन मार्केट में जो FIIs हैं, जो दलाल स्ट्रीट के बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, उनको कुछ और ही समझ में आया और उनको जो समझ में आया उसका इफेक्ट आज हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे टाइम पीरियड पे कौन कौन से सेक्टर्स गिरते हैं आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में, किन सेक्टर्स से हमें बचना चाहिए, और ऐसे टाइम पीरियड पे कौन कौन से सेक्टर्स फिर भी बढ़ सकते हैं। ऐसे 2-3 सेक्टर्स हैं जो हमेशा बढ़ते हैं, रैली करते हैं। मैं पूरी रिसर्च के साथ आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके पोर्टफोलियो को आने वाले 4-6 महीनों तक बचाने वाली है ये पर्टिकुलर वीडियो। आपको पता है टाइटन 8% नीचे चला गया है, कल्याण ज्वेलर्स जो है 10%, स्काई गोल्ड 12%, इंडिगो 5%, ऑलमोस्ट लोअर सर्किट टच करता हुआ। तो आइए बिल्कुल शुरू करते हैं और मोदी जी के जो भाषण है उसका एक रियल मतलब जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह का एक अनसेड लॉकडाउन भी हो सकता है। सुनने में बहुत पॉजिटिव मैसेज लगता है, कंजर्वेशन से भरा हुआ मैसेज लगता है, देशभक्ति से भरा हुआ मैसेज लगता है, लेकिन फाइनेंशियल लैंग्वेज में ये बहुत ही अलार्मिंग साइन है। मेरे रिसर्च एनालिस्ट के एग्जाम में जब मैंने NISM का सर्टिफिकेशन के लिए एग्जाम की तैयारी की थी, उसमें एक चैप्टर पूरा इसी पे ही डेडिकेटेड है जिसमें कि रिस्क मैनेजमेंट की बात की जाती है। और जब कभी भी देश का टॉप नेता, टॉप ऑफिशियल्स इस तरह की बात कर रहे हो, ऐसे में देशवासियों को खबरदार हो जाना चाहिए। ये जो सवाल है ये मेरे एग्जाम में आया भी था और ऑफ कोर्स मैंने सही आंसर किया, इसलिए आई एम सर्टिफाइड। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर टुडेजा और आप देख रहे हैं सिविल बीइंग्स यानी सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। इस चैनल के माध्यम से मैं डीप रिसर्च कंटेंट आप लोगों के साथ साझा करता हूं। मेरे UPSC की जर्नी में जो मैंने सीखा है और जो मैं अभी अपने UPSC के स्टूडेंट्स को, छात्रों को जो पढ़ाता हूं, वो सारी की सारी चीज़ें मिलजुल करके आपके सामने एक सीधा सधा हुआ कंटेंट पेश करने की कोशिश करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं कि इंडिया जो है 85% इंपोर्टेड ऑयल पे डिपेंडेंट है। क्रूड आज $105 प्रति बैरल पार कर चुका है और से पहले $70 प्रति बैरल था। ऊपर से गोल्ड, इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 26 में $72 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट किया है। मतलब आप ये समझिए कि गोल्ड इंडिया के टोटल इंपोर्ट बिल का लगभग 12% है। हर बार गोल्ड परचेज करना मतलब डॉलर बाहर जाना, रुपए का गिरना। एक तरीके से देखा जाए तो देश के नेता ने, टॉप लीडर ने पब्लिक से अपील की है कि अब हम ही लोग, सब लोग मिलकर देश को बचा सकते हैं। देखिए FIIs जो होते हैं वो हमेशा ये देखते हैं कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स उनको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर रुपया स्ट्रांग हो रहा होता तो शायद इसमें इतना प्रॉब्लमेटिक फील नहीं करते, लेकिन रुपए का वीक होना और एक नेता का साइन दे देना, इस तरीके से FIIs का आज लार्ज स्केल में डंपिंग देखने को मिला है। रुपया जनवरी में 89.5 या 89.4 रुपीस के आसपास था, आज वो 95 प्लस हो चुका है, 95.5 प्लस हो चुका है। अभी 6 महीना भी नहीं हुआ है लेकिन रुपया 5% से ज्यादा गिर चुका है। तो अब हमें आगे क्या क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो ग्रो करेंगे और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो पिट जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बस ये बताना चाहूंगा कि अगर आप डेप्थ में चीजों को समझना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बहुत स्ट्रांग रखना चाहते हैं, इंडिया और US के मार्केट में एक बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, एक तालमेल बना के रखना चाहते हैं, तो आप लाइव मेरे साथ जुड़िए। मैं सिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हैं। हमने पिछले ही महीने 6.5% का रिटर्न कमाया है US के स्टॉक मार्केट से। और ऐसा नहीं होता है US के स्टॉक मार्केट में आप $400 का कोई स्टॉक देख रहे हो तो आपको $400 देने पड़ेंगे, आप उसमें $30-40 भी ले सकते हो। जैसे इंडिया के स्टॉक मार्केट में एक छोटी सी जो समस्या मुझे लगती है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे MRF का स्टॉक अच्छा लगा। अब 1,20,000 रुपए का मान लो स्टॉक है, अब 1,20,000 का एक स्टॉक मैंने खरीदा, अब 1,10,000 हो गया, तो एवरेज आउट करने के लिए मुझे 1,10,000 खर्चने होंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे हम $400 के स्टॉक को भी $10 करके भी थोड़ा अक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो अगर पूरी डिटेल में समझना है, G30 कंपनीज जाननी है वो कौन सी है, ग्लोबल 30 कंपनीज, और अपनी इंडिया में भी ऐसे बात नहीं है, बहुत अच्छे सेक्टर्स है, बहुत अच्छी कंपनीज है, हमें देश प्रेम है पूरा और हमारा मेजॉरिटी पोर्टफोलियो इंडिया ही है, लेकिन उसको बैलेंस आउट करना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है, उसको ज्वाइन करिए, मैसेज करिए और बैच नंबर 18 में ज्वाइन करिए, जिससे आपको बैच 17 जो भी करेंटली चल रही है इसका भी फुल एक्सेस आपको मिल जाएगा। कंटिन्यू करते हैं, धन्यवाद। देखिए सबसे बड़ा क्रैश जो होगा ना अब ज्वेलरी सेक्टर में हो सकता है, जहां पे टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, PN गाडगिल ज्वेलर्स, स्काई गोल्ड,
सेनको गोल्ड, आज तो सारे के सारे 10-11% नीचे ब्लीड कर रहे हैं। क्यों? मोदी जी ने सीधा बोल दिया कि हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। गोल्ड डिमांड पे सीधा के सीधा उन्होंने एक तरीके से चोट पहुंचाई है। ज्वेलरी कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ना, वो फुल्ली गोल्ड इंपोर्ट पे डिपेंड करता है। इन्वेस्टर्स ने सीधा सीधा गोल्ड के स्टॉक्स ही सारे उठा के बेच दिए। क्या इन्वेस्टर्स का ओवर रिएक्शन है? जी हाँ, मार्केट ऐसे ही ओवर रिएक्ट ही करता है। मार्केट को आप इस तरह की इमेजिन करो, एक लड़की है जो हर बात पे ओवर रिएक्ट करती है। खुश भी होती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, रोती भी है तो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। दूसरा सेक्टर जिसे बच के रहना चाहिए कुछ टाइम तक, वो है एविएशन सेक्टर। इसमें आएगा दुगना प्रेशर, क्योंकि ऑयल का प्राइस भी बढ़ रहा है और ऊपर से सेंटिमेंट भी अब खराब होने लग गए हैं। फ्यूल जो है एविएशन सेक्टर का 40 से 45% कॉस्ट होता है, और अब उन्होंने कह दिया है विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। शायद थोड़ी सख्तियां और लेकर के आए फॉरेन ट्रेवल को प्रमोट कम करने के लिए, ताकि इंडिया में लोग रहें। हो सकता है पेपर वर्क ज़्यादा करने पड़े, हो सकता है कि टिकटें लेने के बाद या फिर वीज़ा के लिए थोड़ी हम लोग को मशक्कतें ज़्यादा करनी पड़े। तीसरा है ऑटो सेक्टर, जिसमें अगेन फिर से डबल मार डबल प्रेशर। इनपुट कॉस्ट बढ़ेंगी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग की, और क्रूड ऑयल के साथ साथ अब यहाँ पे जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं ये भी खराब होने लग रहे हैं। और अगर रेट कट नहीं हुआ, क्योंकि देखिए आरबीआई रेट कट कब करता है? जब इन्फ्लेशन का थोड़ा सा खतरा कम रहता है। लेकिन आरबीआई अब नहीं लगता है कि रेट कट करने वाला है। इनफैक्ट अब तो रेट्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इससे लेंडिंग जो है बैंक्स को महंगी होगी, कार्स जो होंगी वो महंगी हो सकती हैं, कार लोन्स सस्ते नहीं हो पाएंगे, कार लोन्स महंगे हो जाएंगे, आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ सकता है, तो डिमांड कम रहेगी। और डिमांड कम रहने से आपको पता ही है कि स्टॉक प्राइसेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते। जो चौथा सेक्टर है दोस्तों वो है पेंट्स। पेंट्स में एक स्क्वीज आ सकता है, क्योंकि ये जो पेट्रोलियम क्रूड है वो पेंट बनाने का एक रॉ मटेरियल होता है दोस्तों, आपको पता है। अब आईटी सेक्टर की बात करते हैं। आईटी आज थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्म किया है, ओवरऑल सेक्टर जो है वो पॉजिटिव दिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, जेंसार टेक और तरह तरह की और भी, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, बहुत सारी आईटी ड्रिवन कंपनीज हैं। और अगर ऐसी कंपनीज है जो एआई और आईटी का दोनों का मिश्रण है, जैसे ओरेकल है या फिर दूसरी और कंपनीज हैं, इन्हें आने वाले टाइम में फायदा हो सकता है, क्योंकि ये सारी कंपनीज अपनी सर्विसेज बाहर देती हैं। और अगर रुपया गिर पड़ा तो ये सारी कंपनीज जो अपनी सर्विसेज बाहर देती हैं तो ये ज्यादा रुपए कमाएंगी। फार्मा एक रिलेटिवली सेफ सेक्टर हो सकता है, जहां पे हमारे जेनेरिक एपीआई जो ड्रग्स हैं, जहां पे हमारी होम ग्रोन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी जायंट है, क्योंकि हमारे रॉ मटेरियल्स भी इंडिया में ही मिल जाते हैं, तो इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट तो नहीं हो सकता है। बट हाँ, मार्जिन स्क्वीज जरूर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज। और बहुत सारी फार्मा कंपनीज जो है डॉलर्स में अर्न भी करती हैं, तो ये ऑफसेट हो सकता है ये जो कॉस्ट है इस रेवेन्यू से। अब मैं लास्ट में जाते जाते एक ओपनली सवाल आपसे करना चाहता हूं कि अपने पोर्टफोलियो पे क्या आपने झांक के देखा है कि ये जो सवाल है जो कोई ओपनली नहीं पूछ रहा है कि मोदी जी ने जो एक सिग्नल हमें दिया है, क्या वो वाकई में एक इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस साइन है? देखिए, इंडिया ऑयल और गोल्ड दोनों इंपोर्ट करता है डॉलर्स में। ये दोनों जब हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं तो ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ने लग जाता है। ये इस टाइम के जियोपॉलिटिकल प्रेशर के टाइम पीरियड पे और ज्यादा एक सीरियस कंसर्न बन जाता है। तो क्या हमें व्हाट्सएप में फॉरवर्ड्स जो आ रहे हैं, मोदी जी जो अपील करें, इसकी बात माननी चाहिए? अब बात आती है कि हम अपने आप को कैसे बचाएं। रिटेल इन्वेस्टर्स हैं हम, थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। इंडिया का मार्केट कभी डाउन चला जाएगा, एफआईआईस कभी चले जाएंगे, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी अभी कम तो हो नहीं रही है। इसीलिए मेरा पर्सनल मानना यह है कि डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, ग्लोबल मार्केट्स में भी एंटर करना जरूरी है। आपको पता है यूएस मार्केट में सिर्फ यूएस के ही लोग नहीं होते, पूरी दुनिया भर के लोग, 194 कंट्रीज हैं, ऐसी कितनी सारी 100 कंट्रीज तो ऐसी हैं जिनके पास खुद का स्टॉक मार्केट है ही नहीं। वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे वहां के लोग? तो वो सारे के सारे यूएस की तरफ ही देखते हैं। और ये जो अभी रुपए पे प्रेशर बढ़ रहा है ये टेम्पररी भी हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे वॉर का सिचुएशन रुक जाएगा, आप इमेजिन करो अगर ये वापस $70 प्रति बैरल आ गया तो सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा और वापस से रुपया भी अपनी जो है ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएगा। हाँ, तब तक के जो मेजर्स लेने हैं वो लेने चाहिए, क्योंकि अगर वर्स्ट केस अवॉइड हो गया ना तो क्वालिटी स्टॉक्स हमारे रिकवर कर जाएंगे, हमारा पोर्टफोलियो भी ग्रीन हो जाएगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको एक इंसाइट और एक नॉलेज जरूर मिला होगा, और अगर आप और सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।